आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। अगस्त 1942 अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इस बार माहौल पहले के आंदोलनों से थोड़ा सा अलग था, क्योंकि ये महज आंदोलन की एक कड़ी भर न होकर करो या मरो के तौर पर आह्वान की गई एक गोलबंदी हो गई थी। अंग्रेजों को इससे पहले इतने सशक्त आंदोलन से शायद ही जूझना पड़ा था, लिहाजा उन्होंने इसे कुचलने का भरसक प्रयास किया। महात्मा गांधी के एक भाषण से अंग्रेजी हुकूमत इतनी नाराज हुई कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ युवा समाजवादी नेता इस संकट को पहले ही भांप चुके थे। ऐसे में वे इस मुसीबत से डटकर मुकाबला करने को तैयार थे। युवाओं के इसी दिलेर दल में शामिल एक 30-32 साल के नौजवान ने अपने कुशल राजनीतिक प्रबंधन की बदौलत आंदोलन में हुंकार भरी। उसने तत्कालीन बंबई रेडियो स्टेशन से एक जोशीला भाषण दिया और लोगों से ब्रिटिश शासन के खिलाफ लामबंद होने की अपील की। अंग्रेज इससे पहले कि उसे गिरफ्तार करते वो कलकत्ता पहुंचा और वहां हजारों पैम्पलेट छापकर दमनकारी शासन व्यवस्था का विरोध किया और भूमिगत होकर भारत छोड़ो आंदोलन को जनमानस तक ले जाने की लड़ाई में जुट गया। जोश खरोश से लबरेज ये जुझारू नौजवान था राम मनोहर लोहिया। लोहिया जो कभी पक्के कांग्रेसी रहे तो वक्त बदलने पर गैर कांग्रेसवाद के पर्याय भी बने, जिनकी तमाम उम्र गिरफ्तारी और रिहाई के पसे मंजर में कटी। उन्होंने भारतीय जनमानस को आयातित समाजवाद से नहीं बल्कि उसमें भारतीय विचार, मूल्य, परंपराओं के स्वदेशी संदर्भ जोड़कर एक इंडिजिनस यानी स्वदेशी और खांटी समाजवाद से परिचय कराया। आज बात भारत के इसी स्वतंत्रता सेनानी की, और सिर्फ सेनानी ही नहीं बल्कि एक प्रखर चिंतक और समाजवादी राजनेता की। क्रांतिकारी विचारक और बहुआयामी प्रतिभा के धनी राम मनोहर लोहिया ने ना तो कभी मार्क्सवाद को स्वीकार किया और ना ही गांधीवाद को, बल्कि उन्होंने दोनों दार्शनिक विचारों के तालमेल से तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप समाजवाद की रूपरेखा तैयार की। लोहिया के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बड़ौत के दिगंबर जैन कॉलेज में राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष स्नेहवीर पुंडीर बताते हैं कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौते किए बिना और धर्म को खारिज किए बिना समाजवाद की एक नायाब परिभाषा गढ़ते नजर आते हैं। जो पश्चिम का समाजवाद है उसकी एक बड़ी विशेषता कह सकते हैं, वो ये है कि समाजवाद जहां व्यवस्था परिवर्तन करता है वहां उस व्यवस्था परिवर्तन में हिंसा जरूर होती है। हमारे यहाँ जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने एक अनूठी बात की है कि समाजवाद का भारतीय स्वरूप तैयार किया है और उस भारतीय स्वरूप के अनुसार वो लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण जो अंतर है वो हिंसा और अहिंसा के सिद्धांत का है। दूसरा बड़ा परिवर्तन अगर आप देखेंगे तो दुनिया में जहां जहां समाजवाद विचार आया है वहां सबसे पहले धर्म को काटा गया है। अपनी पुरानी परंपराओं से बिल्कुल कट गए हैं समाजवादी लोग। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की ये भी एक अनूठी बात है कि हमने आपने सब लोगों ने राम, कृष्ण, शिव इन सब लोगों को पढ़ा है, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जितना प्यारा इन चरित्रों के ऊपर लिखते हैं, मुझे नहीं लगता कि उस संदर्भ में किसी ने लिखा होगा। जैसे राम पर बात करते हुए डॉक्टर लोहिया ये कहते हैं कि राम इस देश की उत्तर दक्षिण एकता के प्रतीक है और वहीं कृष्ण जो है वो पूर्व पश्चिम एकता के प्रतीक है, और वो इन सब चीजों को एक तरफा नकारते नहीं है। लोहिया धर्म की अच्छाइयों को स्वीकार करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कुछ सारी ऐसी विशेषताएं हैं जिससे लोहिया का जो समाजवाद है वो खांटी भारतीय समाजवाद है, वो बाहर का समाजवाद नहीं है। नमस्कार, आज तक रेडियो का बहुत ही खास प्रोग्राम नामी गिरामी सुन रहे हैं आप।
मैं हूं अमन गुप्ता और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर हैं शुभम तिवारी। 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में जन्मे लोहिया का खानदान तमाम पीढ़ियों से लोहे का कारोबार करता आ रहा था और परिवार के लगभग सभी सदस्य दादा दादी पिताजी कांग्रेसी थे। लिहाजा लोहिया की परवरिश ऐसे कांग्रेसी माहौल में हुई जो एक ओर अंग्रेजों के खिलाफ था, वहीं दूसरी तरफ गांधी के समर्पण में पूरी तरह मुग्ध। ऐसे में उनके किशोर मन पर भी गांधी जी के विराट व्यक्तित्व का गहरा असर पड़ा। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा अकबरपुर और बंबई में हुई और इसी दौरान उनका पंडित नेहरू और गांधी से सामना हुआ। इसके बाद वे कॉलेज की पढ़ाई के लिए काशी और कलकत्ता चले गए। साल 1929 आया। लोहिया ने बीए ऑनर्स करके उच्च शिक्षा के लिए जर्मनी के हम्बोल्ट विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। यहां वे अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट के लिए जुट तो गए, लेकिन उनके मन मस्तिष्क में भारत में हो रही गतिविधियां, खासकर ब्रिटिश सत्ता के इर्द गिर्द जो भी कुछ घटित हो रही थी, खासा असर कर रही थी। इसी बीच मौका आया जिनेवा में लीग ऑफ नेशन के अधिवेशन का। लोहिया भी अधिवेशन में पहुंचे थे। यहां उन्होंने अंग्रेजों से अपनी असहमति के स्वर को कड़े लहजे में दर्ज कराया। आज तक रेडियो में हमारे साथी नितिन ठाकुर उस घटना को याद करते हैं। दरअसल जिनेवा में लीग ऑफ नेशंस की सभा चल रही थी और वहीं बीकानेर के जो महाराजा थे वो भारत के प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे हुए थे। अंग्रेजों के समर्थक थे वो और ये बात सब जानते थे। ऐसे में जैसे ही वो बोलने के लिए खड़े हुए, दर्शकों की भीड़ में से एक नौजवान ने खड़े होकर उनका विरोध कर दिया। वो लोहिया थे और तब लोहिया जवान थे काफ़ी। उन्होंने कहा कि महाराजा को भारत का प्रतिनिधित्व करने का कोई हक नहीं है क्योंकि वो वहाँ की जनता के हितैषी नहीं है, ब्रिटिश शासकों के पिट्ठू हैं। और इस एक घटना ने रातों रात लोहिया को भारत में मशहूर कर दिया। तो लोहिया के इस एक अंदाज को भारत में हाथों हाथ लिया गया। लोगों की निगाहें उन पर टिकने लगीं। फिर साल आया 1933। लोहिया पीएचडी की उपाधि प्राप्त करके भारत लौटे। फैसला किया कि आजीवन अब राजनीति के क्षेत्र में ही काम करेंगे। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस में समाजवादी धड़े की स्थापना में सहयोग करने की शुरुआत की और मजदूर आंदोलनों में सक्रिय हो गए। ठीक इसी दौरान देश में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लोगों का असंतोष पुख्ता हो रहा था। लोहिया गांधी के निकट संपर्क में आए और भारत छोड़ो आंदोलन के झंडा बरदार हो गए। इस आंदोलन के बैनर तले उन्होंने गुप्त रेडियो केंद्रों से अंग्रेजों के खिलाफ भाषण और भूमिगत पत्र पत्रिकाओं का खूब प्रकाशन किया। नतीजन लोहिया अंग्रेजों की निगाह में आ गए और फिर 21 महीनों की भूमिगत कार्रवाइयों के बाद बंबई में गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद करीब 24 महीनों तक लोहिया जेल में बंद रहे। जब वे जेल से बाहर आए तो दृश्य कुछ और था। आजादी या कि बंटवारे की बातें मंजर आम थीं। लोहिया भी देश की आजादी और बंटवारे के घटनाक्रम को बहुत बारीकी से देख समझ रहे थे। 1960 में उनकी किताब गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन आई। हिंदी में इस किताब का तर्जुमा भारत विभाजन के गुनहगार के नाम से हुआ है। लोहिया ने इस किताब में विभाजन के लिए सिर्फ एक नहीं वरन कई कारकों को जिम्मेदार माना है। न्यूज वेबसाइट दी लल्लन टॉप में कार्यरत और साथी पत्रकार विकास कुमार बताते हैं। लोहिया ने अपनी किताब जिसका नाम भारत विभाजन के गुनहगार हैं, उसमें बड़ी साफगोई से बंटवारे की तत्कालीन परिस्थितियों को लिखा है। लोहिया जी ने विभाजन के लिए 8 कारण भी गिनवाए हैं। उनके मुताबिक हिंदू मुस्लिम दंगों की जो उस समय प्रत्यक्ष स्थिति थी, हिंदूवादी संगठन, जो तब के हिंदूवादी संगठन थे, उनका जो अहंकार था, जनता में दृढ़ता और सामर्थ्य का जो अभाव था, ये सब बंटवारे की वजह थी। इसके अलावा गांधी की अहिंसा, कांग्रेस के जो तत्कालीन नेतृत्व था उसका बूढ़ा होते जाना और मुस्लिम लीग की जो फूट नीति थी, ये सारे जो वजह हैं, इसकी वजह से देश का बंटवारा हुआ। और ये सब कहते हुए इस किताब के आखिरी हिस्से में लोहिया कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अवसरों का लाभ पूरी तरह उठाने में असमर्थ रही। इस तरह लोहिया चीज़ों को किसी बाइनरी में नहीं देखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देखते हैं, वो समग्रता में देखते हैं और इस बंटवारे को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में हमारे सामने रखते हैं, समझते हैं, समझाते हैं। लोहिया की ये समग्रता उनकी राजनीति में भी दिखती रही।
अक्सर राजनीति में या जीवन में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिसको विषय से जुड़ा व्यक्ति, इतिहासकार, अध्येता जब एक लंबे अंतराल के बाद देखता है तो वो अलग अलग अंदाजा लगाता है, सोचता है अगर यूं होता तो क्या होता। खैर, ऐसा ही वाकया आजादी के फौरन बाद हुआ। गांधी विभाजन के बाद की परिस्थितियों से मन ही मन दुखी रहने लगे थे। नेहरू प्रधानमंत्री हो गए थे। गांधी को इस बेबसी के आलम में उम्मीद की एक किरण लोहिया के व्यक्तित्व में नजर आई। 28 जनवरी 1948 को गांधी ने लोहिया से कहा कि कांग्रेस की आगे की रूपरेखा कैसी हो, मुझे इसके लिए तुमसे कुछ बात करनी है। तुम आज रात यहीं रुक जाओ। लोहिया रुक गए। दोनों को सुबह उठकर बात करनी थी, लेकिन बात नहीं हो पाई। दिन में लोहिया ने गांधी से पूछा, बापू आपने बात क्यों नहीं की? गांधी ने कहा कि तुम गहरी नींद में थे सुबह, सो मैंने बात नहीं की। हम कल बात करेंगे। कल यानी 30 जनवरी की तारीख तय हुई। 30 जनवरी 1948 को लोहिया और गांधी की बात हो पाती, इससे पहले पता चला कि गांधी नहीं रहे। बहरहाल देश एक महामानव को खोकर स्तब्ध था। ऐसे में लोहिया देश विदेश की यात्रा पर निकले। कई सम्मेलनों, आंदोलनों और अधिवेशनों में हिस्सा लिया। धीरे धीरे वे अपने समाजवादी धड़े के साथ मुखर होने लगे। देश के कई एक छोटे बड़े आंदोलनों में भाग लेते और फिर गिरफ्तारी भी देते। साल 1957 आया। दूसरे आम चुनाव की तैयारियां जोरों पर थी। लोहिया ने पूरे मन के साथ आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के चंदौली सीट से अपनी दावेदारी की, मगर चुनाव हार गए। लेकिन चुनावी प्रचार के दौरान वे वैचारिक तौर पर अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर चुके थे। फिर आया साल 1962। लोहिया कांग्रेस और नेहरू के खिलाफ आक्रोशित थे। गुस्सा इतना कि देश में होने जा रहे तीसरे आम चुनाव में पंडित नेहरू के खिलाफ उत्तर प्रदेश के फूलपुर से दावेदारी कर दी। और न सिर्फ दावेदारी की, बल्कि उन क्षेत्रों में नेहरू को पटखनी मिली जहां जहां लोहिया ने सभा की थी। न्यूज वेबसाइट दी लल्लन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी न सिर्फ इस घटना को, बल्कि लोहिया के संसद पहुंचने और वहां 3 आना बनाम 25,000 रुपए की लड़ाई लड़ने की घटना को कुछ यूं याद करते हैं। साल था सन 1962 का। पंडित नेहरू हमेशा की तरह इलाहाबाद के बगल के फूलपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। खैर, 1962 का चुनाव था और जाहिर सी बात है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के पास संसाधन बहुत ज़्यादा थे। लेकिन लोहिया और उनके लोग लड़े और जमकर लड़े। और इतिहास और आंकड़े और किस्से तीनों ही इस बात का गवाह हैं कि फूलपुर संसदीय क्षेत्र के जिन जिन इलाकों में लोहिया ने सभा की, वहां नेहरू चुनाव हारे। 1962 के चुनाव के 1 साल बाद लोकसभा के उपचुनाव हुए और लोहिया भी दिल्ली पहुंच गए बतौर माननीय सांसद। उस दौरान उन्होंने एक पॉलिटिकल पैम्फलेट लिखा जिसका टाइटल था एक दिन के 25,000 रुपए। इसमें उन्होंने नेहरू पर होने वाले व्यक्तिगत लेकिन सरकारी खर्चे की आलोचना की थी और कहा था कि जबकि देश के 70% लोग 3 आना प्रतिदिन पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उन लोगों का प्रधानमंत्री अपने ऊपर राजकीय कोष से 25,000 रुपए खर्च कर रहा है। नेहरू ने लोकसभा में हुई बहस के दौरान इन आंकड़ों का ये कहते हुए विरोध किया कि योजना आयोग के मुताबिक देश के 70% लोग 15 आना कमा रहे हैं। लोहिया ने 3 आना बनाम 15 आना की इस लड़ाई में नेहरू के दिए आंकड़ों की तो धज्जियां उड़ाई ही और आखिर में ये भी कह दिया कि नेहरू जी 3 और 15 आना तो ठीक है, लेकिन 25,000 में लाखों आने होते हैं। ये थे लोहिया के तेवर, जो प्रधानमंत्री तक से आंख में आंख डालकर मुद्दों की बात करते थे। आज जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात होती है तो बेसाख्ता उनका गैर कांग्रेसवाद का नारा आंखों के सामने रेंगने लगता है। लोहिया के अथक प्रयासों की वजह से साल 1967 में कई राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद की विचारधारा को एक आवाज दी। उसी की वजह से आगे चलकर 1977 में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और आज तक उनके दर्शन से खुद को जोड़कर भारत में असंख्य नेता राजनीति के शीर्ष पर मौजूद हैं। लोहिया को ध्यान में रखकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि वे भारतीय राजनीति के आखिरी विचारक राजनेता थे। लोहिया का ही कहना था कि किसी बड़े व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन उसके मरने के 100-200 वर्ष उपरांत ही हो सकता है, क्योंकि हम उस व्यक्ति के जीवन का निर्धारण 1 या 2 वाक्यों में नहीं कर सकते। जैसे जैसे वक्त ढल रहा है, लोहिया और अधिक प्रासंगिक होते चले जा रहे हैं। खासकर उनके
गैर कांग्रेसवाद का स्वरूप किस तरह बदला है और आज अमीरों गरीबों की बढ़ती खाई पर उनका कहा वाक्य अब कितना जरूरी मालूम पड़ता है। स्नेहवीर पुंडीर। आज के दौर में लोहिया इसलिए प्रासंगिक हो जाते हैं कि लोहिया के दौर में कांग्रेस का जो प्रभाव था, आज के दौर में बीजेपी का वही प्रभाव है। तो लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद की बात तब की थी और लोहिया उन्हीं नेहरू के खिलाफ बात करते हैं जिनके पैर लोहिया ने शुरुआत में छुए थे। तो एक तो महत्वपूर्ण बात ये हुई, दूसरा ये हुआ कि राजनीति जो है वो जन मुद्दों से बिल्कुल अलग हो गई है। लोहिया ने उस दौर में बात उठाई थी कि इस देश के सबसे गरीब और सबसे अमीर आदमी के बीच में बस अधिक से अधिक 10 गुने का ही अंतर होना चाहिए। और आज आप देख रहे हैं कि जिस 10 गुने के अंतर की बात लोहिया कर रहे थे वो हजारों लाखों गुना हो रहा है। मुझे लगता है कि लोहिया की प्रासंगिकता समय के साथ घटने की बजाय आज के दौर में लगातार बढ़ रही है। आर्थिक विषमता जिस स्तर पर बढ़ रही है उसी स्तर पर लोहिया की प्रासंगिकता भी बढ़ रही है। 30 सितंबर 1967 को उनकी अचानक तबीयत खराब होने के बाद उन्हें दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल यानी अब के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया था, जहां 12 अक्टूबर 1967 को 57 साल की अल्प आयु में उनका निधन हो गया। हर समय और काल में प्रासंगिक लोहिया अपने समाजवादी विचार और एक चिंतन परंपरा की नींव रखने के लिए हमेशा याद किए जाते रहेंगे। तो नामी गिरामी की ये पेशकश आपको कैसी लगी, आप हमें radio@aajtak.com पर जरूर बताइएगा। मेरा नाम अमन गुप्ता है और इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं शुभम तिवारी। इस प्रोग्राम की साउंड मिक्सिंग की है हमारे साथी सचिन द्विवेदी ने। अब आपसे इजाजत चाहेंगे। अगले हफ्ते किसी और शख्सियत का सफरनामा लेकर हाजिर होंगे नामी गिरामी में। तब तक के लिए नमस्कार। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।